भी कुछ समय घर बैठकर ही तैयारी की है और ऐसा नहीं है कि घर बैठकर या फिर बाहर जाकर ही सिलेक्शन होगा। अगर आप मन से करें तैयारी तो कहीं से भी सिलेक्शन हो सकता है। काफ़ी जमकर इंस्टाग्राम भी चलाया है, व्हाट्सएप भी चलाया है। पूर्ण विश्वास था। तो मतलब बार बार मैं यही कहती थी कि बेटा रुकना मत कहीं। कोर्स मिलता था, अप्रैल में मिल जाता है, सत्र शुरू होते ही वो सारा निकाल देता था कि हाँ, मैंने कहा कि तुम्हें जो है आईएएस बनना है। मैं तो खुशी में 100 में 100 ही दूंगा। धामपुर क्षेत्र का नाम ठाठजट का नाम अब तक विधायक अशोक राणा के नाम के कारण जाना जाता था, लेकिन इस गांव की अब नई पहचान उदित कुमार के नाम से होने जा रही है। उदित कुमार, जिन्होंने 24 घंटे पहले आई यूपी पीसीएस परीक्षा में 105वीं रैंक हासिल कर उत्तर प्रदेश में धामपुर का नाम रोशन किया है। अब हम जानते हैं उदित की सफलता, मेहनत तथा अन्य राज जो अब तक जो उन्होंने छिपाए रखे थे और वो जो है अब सामने आए हैं। अब हम सीधे आपसे जो है परिचय कराएंगे उदित कुमार का। उदित जी, सबसे पहले आपको न्यूज़ टाइम्स लाइव की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपकी इस उपलब्धि पर। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार और आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो आज जो आपने मुकाम हासिल किया, प्रदेश में लाखों युवाओं के बीच आप 105वीं रैंक हासिल कर नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए हैं, कैसा महसूस करते हैं? जी, इस समय तो खुशी का एक भाव है जो परिजनों के बीच और सभी जो मित्रगण हैं या फिर मैं भी हूँ, वही एक भाव इस समय है। अच्छा, रिजल्ट जब घोषित हुआ तो आपको पहला रिएक्शन क्या था? पहले तो पीडीएफ में यही था कि नाम मिल जाए, तो जब उदित टाइप किया तो मिल गया और फिर रोल नंबर भी मुझे याद था हालांकि, तो वो देख के खुशी हुई। हालांकि मन ये था कि एसडीएम मिल जाए, परंतु ठीक है कि लिस्ट में नाम तो है कम से कम। अच्छा, आपकी तैयारी जो है यूपी पीसीएस के लिए कब से आपने सोचा था कि मुझे जो है इस पद के लिए प्रतिभाग करना है और मुझे कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करना है? जी, मैंने जो ये सिविल सेवाएं की परीक्षा है, इसके लिए मैंने बचपन से ही मन तो बनाया था, परंतु मेरी जो अकादमिक शिक्षा है वो विज्ञान वर्ग से रही है। तो हालांकि मैंने उसमें मास्टर्स की है साइंस से ही, और एमएससी के बाद मैंने इसरो में भी तथा अन्य जो शोध संस्थान है उनमें काम किया है। उसके बाद मैंने सोचा कि अब समय आ गया है कि इसके लिए कार्य किया जाए, तो उसके पश्चात ही मैंने तैयारी करनी शुरू की और साथ ही साथ ये इस परीक्षा में बैठना शुरू किया और अभी ये अच्छा, पहुंचा। आगे के जो हम अभी आपसे पूछेंगे, आपका पूरा वो पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपका परिवार का बारे में जानना चाहेंगे। आपके दादाजी, आपके पिताजी जो हैं क्या करते हैं? दादाजी किसान होने के साथ साथ एक दादाजी हैं? बिल्कुल समर्थ शिक्षक हैं और रिटायर्ड शिक्षक हैं। आज भी समाज में शिक्षा को लेकर इनका जो एक कद है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि एक स्कूल इन्हीं के नाम से है, टीपीएस पब्लिक स्कूल। और मेरे चाचा जी हैं, इनका ये उसी स्कूल में प्रधानाचार्य भी हैं। मेरे पिताजी जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं और माताजी भी शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़ी हुई हैं, तो पूरा परिवार एक शिक्षक परिवार है। दादी जी हैं वो स्कूल की प्रबंधक हैं। अच्छा, तो तो यानी कि पूरा परिवार ही शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है। तो उसका क्या लाभ आपको, इस जो आपने मुकाम हासिल किया उसका मिला आपको? जी, पूर्णतः मुझे इसका लाभ मिला, क्योंकि शिक्षक परिवार के साथ जुड़े होने के साथ साथ कुछ चीज़ें होती हैं जो स्वाभाविक रूप से तुम्हें आ जाती हैं। भटकना नहीं पड़ता मुझे। जबकि हायर जो स्कूलिंग है वहाँ तक मुझे पिताजी, चाचा सबका साथ मिला है। मुझे बाहर ट्यूशन पढ़ने की भी कम ज़रूरत पड़ी है और साथ ही साथ जो एक मार्गदर्शन है वो भी इन लोगों से काफ़ी मिला है। आपके परिवार से हम अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो आपका प्रयास था, ये पहली बार था या दूसरी बार था? मैंने प्रथम प्रयास में, चूंकि मैं तैयारी जस्ट मैंने तभी शुरू की थी, तो मैं जाके बैठ गया था परीक्षा में, परंतु उस तरह की मेरी तैयारी नहीं थी। तो ये मेरा दूसरा प्रयास था और प्रथम में मैं प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया था। अच्छा, दूसरे प्रयास में आपने पहले से ज़्यादा मेहनत करी होगी, ये तो स्वाभाविक है। तो कितने घंटे आप पढ़ते थे? ऐसा रेगुलर तो नहीं है, क्योंकि परीक्षा का जो कालक्रम है वो काफ़ी लंबा हो गया था और उसमें मैंने बीच में, क्योंकि जैसे आईएमडी है, इसरो है, मैं ऐसे इंस्टीट्यूट से भी जुड़ा रहा हूँ शोध विद्यार्थी के रूप में। तो हालांकि ऐसा तो कुछ नियत नहीं था कि मैंने 8 घंटे या 10 घंटे ही पढ़ाई की है, परंतु कभी ऐसा भी हुआ कि मैं 15 घंटे भी बैठा हूँ और कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं पूरे दिन भी नहीं बैठा। मतलब आपका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था कि 24 घंटे में मुझे जो है कितने घंटे पढ़ना है? हाँ, ऐसा नहीं था, क्योंकि साथ ही साथ मैं अकादमिक शिक्षा भी कर रहा था, तो साथ में एक तालमेल था कि ये भी करना है, तो उसी के साथ साथ मैंने इसकी तैयारी शुरू कर रखी थी।
अच्छा, मेंस और इंटरव्यू के लिए आपने जो है अलग अलग तैयारी करी होगी, तो क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? जो मेंस है उसके लिए मैंने जो आंसर राइटिंग है उसकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा की थी और खुद ही की थी यहीं पर बैठकर। कोई कोचिंग वगैरह किसी संस्थान से मैंने नहीं किया है। दोस्तों की हेल्प ली है, जो मेरे साथ में पीयर्स थे, पीयर ग्रुप में लोगों से पूछना कि कैसा उचित आंसर लिख सकते हैं या फिर क्या उसमें बदलाव कर सकते हैं, उनसे सुझाव लिए। और इंटरव्यू के लिए मैंने अपने दोस्तों को तथा कुछ एक कोचिंग सेंटर्स पे जो मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कराते हैं उन पर जाकर इंटरव्यू दिए थे। यही एक तैयारी का मेरा। अच्छा, इस मुकाम तक पहुंचने में कोई सब्जेक्ट आपको ऐसा लगा होगा कि ये मुझसे नहीं होगा, कभी आया ऐसा कोई सब्जेक्ट? सर सच पूछिए तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैं 12th के बोर्ड के पेपर्स दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और यहाँ भी उसी प्रकार से कई सारे सब्जेक्ट्स थे। हालांकि अगर सारे सब्जेक्ट्स पढ़े जाएं तो उनको सही रूप से आप कर सकते हैं पूर्णतः तैयार, तो वही था, मुझे ऐसा नहीं लगा कुछ। अच्छा, आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जो आपने चुना हो? सर यूपी में ऑप्शनल नहीं होता है हालांकि, और यूपीएससी में ऑप्शनल होता है, तो मैंने ऑप्शनल की इसमें कोई तैयारी नहीं की है अभी। अच्छा, आपका जो बोर्ड का जो इंटरव्यू हुआ होगा, फाइनल इंटरव्यू हुआ होगा, तो उस टीम में कौन कौन लोग थे, किस रैंक के अधिकारी थे? सर मेरा जो बोर्ड था वो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज का बोर्ड था, जिसमें कल्पराज सर का बोर्ड था वो। उसमें अन्य मेंबर्स का तो मुझे नहीं पता, परंतु बस उनका नाम ही पता है कि वो कल्पराज सर का बोर्ड था। इतनी बड़ी हस्ती, आप चूंकि ग्रामीण परिवेश से पले बड़े हैं, इतनी बड़ी हाई कोर्ट की जैसा आपने बताया हाई कोर्ट के जज थे, तो उन्हें देखकर कोई डर नहीं लगा कि मैं इनके सामने कैसे फेस करूंगा? सर चूँकि मैं जो मेरी शिक्षा हुई है परास्नातक मैंने की है, इतने इंटरव्यूज़ दिए हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, तो ग्रामीण परिवेश होने का एक सबसे बड़ा आपको लाभ ये मिलता है कि आपके अंदर झिझक नहीं होती। तो मैं बेझिझक अंदर रूम में गया था, पूरा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने भी बाद में यही कह के बोला था कि बेटा बहुत अच्छे, आप जाइए। तो पहला सवाल उनका क्या था कि जैसे आप ग्रामीण परिवेश से वो हाई कोर्ट के जज, तो उनका पहला रिएक्शन और पहला सवाल क्या था, ताकि वो हम इसलिए जानना चाहेंगे कि आप जैसे और युवा जो इस क्षेत्र में आगे आना चाहेंगे उन्हें लाभ मिले। उन्होंने जैसे ही मैंने रूम में एंटर किया तो पहला क्वेश्चन उनका यही था कि आप कर क्या रहे हैं? तो मैंने उन्हें उस समय बताया जो मैं हाल ही में कर रहा था, और उसके बाद उन्होंने फिर मुझसे क्वेश्चन पूछने शुरू किए, बाकी बोर्ड मेंबर्स ने भी क्वेश्चन पूछने शुरू किए थे। अच्छा, इस इंटरव्यू की तैयारी के लिए सबसे बड़ी चुनौती आपने किसे माना? मेरे लिए तो जो एक क्वेश्चंस का संग्रह होता है, जो एक विस्तृत, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, तो मैं उसको एक बड़ी चुनौती मान के चल रहा था। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, वहाँ पर जो मेरा अकादमिक शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे गए। जो संबंधित प्रश्न थे वो लगभग लगभग मेरे जो मैंने पीछे पाठ्य पुस्तकें पढ़ी हैं उनके बारे में, या फिर बहुत कम ऐसे प्रश्न थे जो बाहर से या फिर ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र से हों। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपका दूसरा दूसरा टर्म था, तो पहले टर्म के बाद आपने इसरो में भी जॉब करी, आप इसरो की तरफ पहुंच गए, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि बस मैं यहाँ जो इसरो भी आने के बाद कि बस मैं यहाँ ठीक हूँ, ऐसा आया कभी दिमाग में? जो मेरे एक बचपन से एक मन में था कि जो एक सिविल सेवा में जाने का एक स्वप्न था, और साथ ही साथ लोक सेवा करने का जो एक मन था, वो मुझे लगता था कि उसमें मैं ऑन ग्राउंड नहीं कर पाऊंगा। इसी कारण मैंने उसको फर्दर परस्यू ना करके इसमें आने का मन बनाया है, क्योंकि यहाँ ग्राउंड लेवल पे हम ज़्यादा इम्पैक्टफुली कार्य कर सकते हैं। अच्छा, आपकी इस सफलता में आपके दादा दादी माता पिता का कितना बड़ा योगदान मानते हैं आप? जी, परिवार का मैं मानता हूँ, परिवार के हर एक सदस्य, जिसमें भाई बहन से लेकर और दादी दादा तक, माता पिता तक, सबका समान योगदान है। और जो भी हूँ मैं आज अपने परिवार की वजह से हूँ, अपने गुरुजनों की वजह से हूँ, और मेरे तो गुरुजन और परिवार दोनों ही ये हैं। अच्छा, आप तहसीलदार बनने के बाद जो है आपकी प्राथमिकता पहली क्या होगी, कि चूंकि आप ग्रामीण परिवेश में पले हैं, तो तहसील और राजस्व के आदमी गांव वाला जो है धक्के खा खा के परेशान हो जाता है, आधी उम्र उसकी निकल जाती है। आप चूंकि इस समस्या से भली भांति परिचित भी होंगे, तो आपकी पहली ऐसी क्या प्राथमिकता होगी कि सीधे ग्रामीणों को सीधा लाभ मिले, पहली बार में उसे ऐसा लगे कि हाँ हमारी समस्या का अब जल्द समाधान होने वाला है? पहला तो मेरा ये है कि मैं अपने आप को लोगों के बीच जाकर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल बनाऊंगा। जो कुछ समस्याएं हैं उनका स्वतः संज्ञान लेने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ जो एक प्रथा चली आ रही है कुरीतियों की, जैसे जिसमें भ्रष्टाचार में लिप्त होना आदि, तो ऐसा, और जो वाद विवाद होते हैं लोगों के बीच, उनका निस्तारण करना मैं सुनिश्चित करूंगा।
अब आप जो है यूपीएस में चयन हो चुके हैं, तो यूपीएस की जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, जो खास करके छोटे शहर और गांव से जुड़े हुए युवा हैं? मैंने भी कुछ समय घर बैठकर ही तैयारी की है और ऐसा नहीं है कि घर बैठकर या फिर बाहर जाकर ही सिलेक्शन होगा। अगर आप मन से करें तैयारी तो कहीं से भी सिलेक्शन हो सकता है और कुछ निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं उनको पढ़ के और उसके बाद अगर गाइडेंस सही हो तो आपका चयन निश्चित है। अच्छा, आपकी सफलता में कोई एक ऐसी किताब जो आपके सामने आई हो, जो सबसे ज़्यादा काम आई हो, कोई ऐसी किताब है? पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मानते हैं और उससे मैं मानता हूँ कि लगभग जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग उसी से होते हैं पॉलिटी में। अच्छा, मोबाइल, चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मोबाइल पर कितने घंटे व्यतीत करते थे आप? अगर सच पूछिए तो मैंने काफ़ी जमकर इंस्टाग्राम भी चलाया है, व्हाट्सएप भी चलाया है, परंतु ये है कि परीक्षा के पास आते आते उसको कम किया जाए और साथ ही साथ अपने जो परीक्षा है उस पर ज़्यादा बल दिया जाए, उसकी तैयारी पर, वो सुनिश्चित करना हमें स्वयं को ही पड़ेगा, तो उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। मैंने वही किया। अच्छा, उदित कुमार की माताजी, क्या नाम है आपका? मीना मेहरा। अच्छा, बेटे की सफलता पर आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। बहुत दिनों से इसी की इंतज़ार थी कि कोई, बस ये था कि मैं इसको मतलब बार-बार मैं यही कहती थी कि बेटा रुकना मत कहीं। एक के बाद एक चीज़ें करते चले जाओ। तुम्हारा काम है करना, फल देना तो देव के अधीन है, वो चीज़ है। तो वो इस बात को सुनता था, समझता था बचपन से ही। जून की छुट्टियों में वो कहीं नहीं जाते थे घूमने। वो जो छुट्टियाँ कोर्स मिलता था, अप्रैल में मिल जाता है सत्र शुरू होते ही, वो सारा निकाल देता था कि हाँ, मुझे कि मुझसे ये सुनो, वो सुनो। बस उन्हें लगता था कि मैं सुन रही हूँ और मैं अपना काम करती रहती थी, वो मुझे सुनाते रहते थे। अच्छा, पढ़ाई के प्रति जुनून इनके अंदर बचपन से था या बाद में देखने को मिला आपको? पढ़ाई का जुनून इसके अंदर बचपन से था। मैंने कभी ये नहीं कहा कि बेटे तुम पढ़ लो, बल्कि ये कहा कि अब बंद कर दो। अच्छा, कभी सपने में सोचा था कि बेटा जो है इतनी बड़ी रैंक हासिल करेगा, इतने बड़े पद पे जाएगा? मतलब आप लोग चूंकि ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि हाँ, इतने बड़े पद पे जाएगा, बल्कि आगे तक क्या भी था कि और अच्छी रैंक से निकलेगा। इसकी पढ़ाई पे विश्वास था। उदित के पिताजी गजेंद्र जी भी एक शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े होने के कारण आपने अपने बच्चे के अंदर कभी ऐसा महसूस किया, चूंकि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, कि मेरा बेटा जो है कुछ करेगा? जी, मुझे पूर्ण विश्वास था और इसकी लगन मेहनत के कारण ये अपने असली मुकाम पर अभी पूर्णतः नहीं पहुंचा है, जहां इसकी पूरी इच्छा थी। और हमारी भी इच्छा ये थी कि ये यूपीएससी क्लियर करे और उसमें कोई अच्छी रैंक लाए। तो क्या अगला मुकाम आपका भी रहेगा कि तीसरा प्रयास और किया जाए? जी, बिल्कुल रहेगा और यूपीएससी निकाल कर आईएएस बनना भी रहेगा। अब आप चूंकि स्कूल से जुड़े हैं, आप ग्रामीण परिवेश के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्या बच्चों को ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपके स्कूल के बच्चे भी आईएएस पीसीएस बने? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये मेरा बेटा कक्षा 8 तक मैंने अपने साथ पढ़ाया है, अपने स्कूल में ले गया हूँ, सरकारी स्कूल में। मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल के बच्चे कभी प्राइवेट स्कूल से पीछे नहीं रह सकते, और अगर जज्बा जुनून और उनके अंदर रुचि है तो वे बड़ी से बड़ी योग्यता हासिल कर देश का, समाज का और अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन अच्छी भली भांति कर सकते हैं। अच्छा, हमें जैसे जानकारी मिली है आपके पिताजी भी जो है शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, वो भी एक शिक्षक रहे हैं, तो क्या इसका लाभ आपके बेटे को मिला? जी, मिला। मेरे पापा जी भी टीचर रहे हैं, वो रिटायर हुए 2007 में। उनका लाभ हमें मिला कि हमें उन्होंने कभी पढ़ाई के प्रति हमें ट्यूशन या किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी, परंतु हमने भी उनके नियमों पर खरे उतरे और हम किसी अन्य स्थिति में न जाकर अपनी पढ़ाई के प्रति सजग रहे। उदित के दादाजी मास्टर तेजपाल जी भी जो है प्राइमरी स्कूल से प्रधानाचार्य के पद से नियुक्त हुए। अब आपका बेटा जो है इतने बड़े पद पर पहुंच गया, कैसा महसूस होता है? देखिए, मेरी इच्छा थी और मेरे पिताजी की इच्छा मुझसे थी, इसके लिए क्या आगे बढ़ने के लिए बोला, मुझे अभी एकदम संतोष नहीं हुआ।
मेरी इच्छा थी, मैंने कह दिया था उससे पूछते थे, मैं कहा मेरी इच्छा पूरी कर दी है। अच्छा, आपका पोता जो है यूपीपीसीएस में अब नायब चयनित हो गया, नायब तहसीलदार, तो क्या इससे आप संतुष्ट हैं या अभी इसे और कहेंगे कि नहीं और आगे मेहनत करनी है ताकि आईएएस बने? अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये आईएएस बने, समझे। क्यों संतुष्ट, ये जो है थोड़ा इसने मौसम विभाग में अपना टाइम दिया, और ये बन जाता है आईएएस। अच्छा, कभी नाराजगी जताई कि आपका लक्ष्य, जैसे ये इसरो में चले गए, तो कभी आपने नाराजगी या मार्गदर्शन दिया कि भाई तेरा लक्ष्य उदित ये नहीं, तो ये दूसरी तरफ जाना है? हाँ, मैंने कहा कि तुम्हें जो है आईएएस बनना है, मैंने ये बताया इससे कई बार कहा मैंने। हाँ, मेरा अभी के लक्ष्य था। तो अच्छा, इस रिजल्ट के बाद आपको कितनी संतुष्टि है? 100 में से उदित को कितने नंबर आप देना चाहेंगे? इससे मुझे संतुष्टि है कि चलो ठीक है, इन्होंने मुझसे वादा किया है। सबसे पहले मेरे पास गए जब रात रिजल्ट आया, तो इन्होंने कहा कि इस तरह से है, मैंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा मैं तैयारी करूँगा और मैं जो हूँ अभी और तैयारी करके आगे। अच्छा, 100 में से इसे कितने नंबर देंगे कि अब जो चयन हुआ उसमें 100 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक टीचर रहे हैं? देखिए, अब मैं 100 में से कितने नंबर। बेटा तहसीलदार बना है तो पद से मत घबराओ, सीधे नंबर बताओ, इतने दूंगा। मैं तो खुशी में 100 में 100 ही दूंगा। नहीं, 100 में 100 दोगे तो फिर ये आईएएस नहीं बनेगा, आगे पढ़ाई उस लक्ष्य से नहीं करेगा, कुछ तो कटौती करो। हाँ, कुछ कटौती करूँ। हाँ, हाँ, अभी इस समय जो हूँ 85% नंबर दूंगा। अब हम आपको उदित के एक ऐसे परिवार के सदस्य से मिलाते हैं जिन्होंने 4 बार एमए किया, जो शिक्षा विभाग से जुड़े हैं। उदित के चाचा जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनिल कुमार राणा। आपका भतीजा जो है 105वीं रैंक लेकर यूपी में नाम रोशन किया, कैसा महसूस करते हैं? जी, मैं भीतर तक बहुत प्रसन्न हूँ और शायद मेरी शब्द शक्ति भी उसमें छोटी पड़ जाए यदि मैं उसको व्यक्त करना शुरू कर दूँ, क्योंकि मेरा भी ये सपना था और मैंने समय समय पर उत्साहवर्धन भी किया, क्योंकि हम लोग उस स्थिति से उबरना चाहते थे जो वास्तव में बार बार मेहनत करने के बाद भी नीचे रह जाती है। अच्छा, अभी हमें जैसे जानकारी मिली है आप 4 बार एमए किया है आपने, 4 विषय में जी, तो उसके बाद भी आप अपने उस लक्ष्य से संतुष्ट हैं जो आपको मुकाम हासिल हुआ? जी, लक्ष्य से संतुष्ट। आदमी को सपने उतने नहीं देखने चाहिए, आशाएं संजोए रखनी चाहिए, इसलिए आशाएं संजो रखी हैं आज भी। लेकिन ये है कि कोई बात नहीं, अगर हमें सरकारी सेवा नहीं मिली तो मैं आज भी बच्चों के बीच बच्चा बन करके उनको पढ़ा रहा हूँ और मैं उससे संतुष्ट हूँ। अच्छा, भतीजे को देखकर अब संतुष्टि होती है? हाँ, भतीजों को देख करके बिल्कुल संतुष्टि होती है। क्या संदेश देना चाहेंगे कि ताकि और जो युवा हैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं वो अपनी समस्या ना देखें, गरीबी ना देखें, ग्रामीण परिवेश ना देखें, सीधे अपने लक्ष्य पर निर्धारित होकर आगे बढ़ें? यदि हम अपना उद्देश्य निर्धारित कर सकते हैं तो किसी भी कठिन कार्य को बड़ी सरलता से हम उसको पार कर सकते हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं, और वही काम क्या है प्रिय भतीजे उदित कुमार। अच्छा उदित जी, आपसे लास्ट सवाल। आप चूंकि यूपी पीसीएस में 105वीं रैंक हासिल कर नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हो चुके हैं, अब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे। आपने अभी बताया कि आपका लक्ष्य आईएएस बनने का, तो दोनों का आपस में समावेश और दोनों को आप कितना कितना टाइम देंगे? उधर उसकी ट्रेनिंग भी करनी है और इधर आईएएस की तैयारी भी करनी है, ताकि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो युवा देखें तो उन्हें एक संदेश भी जाए। जी, पहला तो ये कि अभी चूंकि कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है फर्दर, तो ये देखना है कि कितना समय मिलता है, उसी के अनुसार समय सारणी तय की जाएगी और आगे का शेड्यूल तय किया जाएगा। परंतु ये है कि मैं अपने कर्तव्य का पूर्णतः निर्वहन करते हुए जो मुझे समय बचेगा उसमें करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी भी जो उपलब्धि मैंने हासिल की है वो उसी का प्रतिफल है कि मैंने अपने समय को सही रूप से ढंग से एक तय किया और उसी के साथ साथ ये हासिल किया। तो ये थी उदित कुमार की सफलता की कहानी, जिन्होंने बताया कि संघर्ष, परिणाम और मेहनत के बाद अगर यदि मन में इच्छा हो तो सफलता हासिल की जा सकती है। न्यूज़ टाइम्स लाइव के लिए धामपुर के गांव ठाठजट से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।